नमस्कार साथियों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन सिंह। आज से मैं आपको जो है एपीओ का सिलेबस जो है, जो राजस्थान एपीओ का सिलेबस है, इसको कंप्लीट कराऊंगा, है ना। इसकी क्लासेस आपकी 1 बाय 1 लॉ की क्लासेस जो है राजस्थान एपीओ की, इन पे डिस्कस करेंगे। इनके जो बेर एक्ट हैं, जैसे कि प्रोबेशन एक्ट है या जो दूसरे एक्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनसे कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेनली हम जो चर्चा करेंगे राजस्थान एपीओ के बारे में, जो हमारे राजस्थान के लोकल लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं, उनमें देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने डीपली बन सकते हैं क्वेश्चंस, उन पे हम आज जो है चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको इसमें पता होगा कि राजस्थान का जो सिलेबस है बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस है। उसमें सब कुछ ही कैटेगराइज कर रखा है कि किस बेरेक से, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस किए जाएंगे, है ना। पोर्शन को भी उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि सेक्शन, जैसे कि राजस्थान के अगर हम इसकी प्रोविशन एक्ट की बात करें तो इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, 3, 4 जो है, 5A इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, सेक्शन 6 है ना। इस तरीके से सेक्शन 7 है और सेक्शन 9 है और 10 है। केवल केवल इन्हीं सेक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है अपने सिलेबस में कि किस सेक्शंस को ये पूछेगा। इवन इन्होंने सेक्शंस भी उसमें मेंशंस कर रखे हैं। इसी तरीके से एविडेंस है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इन सबको भी इन्होंने उसमें जो है मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है। चाहें तो एक बार हम सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। राजस्थान का सिलेबस देख लेते हैं इसमें, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये आई थिंक ये पुराना सिलेबस है, नया देखते हैं इसमें। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई थिंक इट विल टेक 2 or 3 minutes टू ओपन। वैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे सिलेबस के लेकर के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनमें उन्हें भी देख सकते हो। वाई वी आर वेस्टिंग टाइम। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट करते हुए जाएंगे उसका हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो सिलेबस रहेगा, सेक्शन 1 रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, और 6, 7, 9, 10 ये सेक्शंस इसमें रहेंगे और इनसे ही क्वेश्चंस इसमें किए जाएंगे, जैसा कि सिलेबस में जो है मेंशन करके रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो हम बात करते हैं द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। एक्ट कब का है? एक्ट है 1958 का। ठीक है। एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर है 20, 1958। इनेक्टमेंट डेट है 16 मई 1958 है। इनेक्टमेंट डेट है 16 मई 1958। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन, यानी कि जो प्रोबेशन पे छोड़ने के लिए, परिवीक्षा पे छोड़ने के लिए ऑफेंडर्स के लिए इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है। और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कंसर्न विद, यानी कि एडमोनिशन के बाद में, भर्सना के बाद में, या प्रोबेशन पे छोड़ने के लिए ही ये इसमें जो है सेक्शंस या जो भी इसमें एक्टिविटी दी गई हैं वो इसी के लिए दी गई है कि प्रोबेशन पे ऑफेंडर्स को छोड़ने के लिए और एडमोनिशन पे। ठीक है।
तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इट एक्सटेंड दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। इस एक्ट का जो नाम है वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है। क्लोज 1 में कह दिया। कहाँ अप्लाई होता है, तो होल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है, इट शेल कम इनटू फोर्स इन ए स्टेट ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या, मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट इन डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफिकेशन में वो ऑफिशियल गैजेट में निकाल सकता है कि ये किस दिन लागू होगा। पहली बात, हर स्टेट का अलग अलग डेट है, इन्फोर्समेंट डेट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर दे दी गई है इन्फोर्समेंट की। एक तो ये है सेक्शन। अब इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि एक्ट नंबर क्या है, तो 20 है। दूसरा इनेक्टमेंट डेट। तीसरा इसमें जो है कहाँ अप्लाई होता है, तो होल ऑफ इंडिया होता है। सेक्शन 1 लगभग सभी एक्ट का सेम रहता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड होता है मोस्टली, ठीक है। पावर किसके पास है इन्फोर्स करने की, तो पावर जो है इन्फोर्स करने की, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में इसमें पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर नहीं है इन्फोर्स करने की इस एक्ट को। द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये क्लोज सेक्शन 1 क्लोज 3 में ये कहा गया है, ठीक है। तो सेक्शन 1 से तो यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस की बात कर रहा है। सेक्शन 2, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि अन्यथा रिक्वायर नहीं है। कोड का जो मतलब है, कोड 2A, सेक्शन 2A कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कब का है, ये ध्यान देने वाली बात है, 1898 का है। एक्ट नंबर 5 है इसका, 1898 का। जो सीआरपीसी है, कोड वहां से रेफरेंस ले रहा है, यानी कि जो सीआरपीसी प्रोबेशन एक्ट पे अभी भी लागू हो रही है, वो लागू हो रही है 1898 की। तो इसमें जो आप सेक्शंस देखोगे वो 1898 के सेक्शंस देखोगे जो कि सीआरपीसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि सीआरपीसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि कोड से क्या मतलब, कोड का मतलब क्या है, तो कोड का मतलब है सीआरपीसी की जो 1898 की सीआरपीसी है वो मतलब है, ठीक है। दूसरा इसमें है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड एज अंडर सेक्शन 13। जो सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया उसका यही मतलब है। सेक्शन 2 क्वेश्चन ये बनेगा कि 2B में क्या दिया गया, प्रोबेशन ऑफिसर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको कौन अपॉइंट कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पावर है, और जो है सेक्शन 13 में ये पावर दी गई है, ठीक है। सेक्शन 2C है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जो कि बाई रूल्स के द्वारा इस एक्ट में प्रेस्क्राइब किया गया है, सेक्शन 2C। एंड 2D जो है ये कह रहा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। यानी कि इस एक्ट में अगर डिफाइन नहीं है और सीआरपीसी में डिफाइन है, बट सीआरपीसी ऑफ 1898 की, नॉट 1973 की। अब 2000 अपना 23 भी है, लेकिन ये सीआरपीसी 1898 की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिफाइन है तो वही मतलब उसका होगा। ये डेफिनेशन पार्ट है। सेक्शन 3 एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने। सेक्शन 4 ये भी एक्सक्लूड कर दिया, ये प्री में नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 5 पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन ए कॉस्ट, ये भी एक्सक्लूड है, ठीक है। अब सेक्शन 6 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 6 कह रहा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ ऑफेंडर्स आप अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। इम्प्रिजनमेंट के लिए मना कर रहे हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति जो है जिसकी एज जो है वो 21 साल से कम है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। बट किन कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर रखी हैं। व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी, क्या है, गिल्टी फाउंड हो रही है, ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस,
उसने कोई एक अपराध कर रखा है, पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट, वो क्या है, कारावास से पनिशबल है, बट नॉट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि 21 साल का व्यक्ति है, कोई ऑफेंस करता है, बट वो ऑफेंस तो ऐसा है कि जिसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसमें नहीं दी जा सकती है, तो उसको पनिशमेंट किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। बट ऐसा ऑफेंस जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और 21 साल से छोटा व्यक्ति है, यानी कि कोई बालक है 21 साल से छोटा, क्या उसको दी जा सकती है? तो बिल्कुल दी जा सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसमें एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि 21 साल से छोटा है, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। ठीक है, अगर आजीवन कारावास से दंडित कोई अपराध करता है 21 साल से छोटा व्यक्ति, तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। ये डिसाइड कौन करेगा कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसे, कौन डिसाइड करेगा कि देनी है नहीं देनी है? उसे ऑफेंस अगर उसने किया है व्यक्ति ने, तो उसको कितनी सजा देनी है, तो ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगी। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case। अगर उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके की परिस्थितियां हैं कि जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट भेजना है, तो जो है वो उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट नहीं भेजेगा। इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, वो ये देखेगा कि ऑफेंस का नेचर क्या है, करेक्टर क्या है ऑफेंडर का। ठीक है, कोर्ट ये भी देखेगा करेक्टर क्या है, कोर्ट ये भी जज करेगा कि उसका नेचर क्या है ऑफेंडर का। ठीक है, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4। इसमें कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति है, वो सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत फॉल डाउन नहीं होता है, वो डील नहीं हो रही है, सेक्शन 3 में भी नहीं वो फॉल डाउन हो रहा है और सेक्शन 4 में भी नहीं जा रहा, एंड इफ द कोर्ट पासेस एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द ऑफेंडर, और कोर्ट क्या करता है, उसको मजबूरी में पास करनी पड़ रही है इम्प्रिजनमेंट को, तो वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड इट्स रीजंस, रीजन उसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कोर्ट के द्वारा रीजन रिकॉर्ड करेगा, यानी कि वो कारण देगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोर्ट क्यों कर रहा है, मजिस्ट्रेट क्यों कर रहा है ऐसा, वो इस बात का कारण देगा। तो ये सेक्शन जो है 6 का क्लोज 1 है। सेक्शन 6 के क्लोज 1 से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं? पहला तो यही बन रहा है कि डायरेक्ट सेक्शन जो है ये पूछा जा सकता है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति है 21 साल से छोटा है और वो ऐसा ऑफेंस करता है जिसका पनिशमेंट आजीवन कारावास है, क्या उसको दंडित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। तीसरा, ये अधिकार किसके पास है कि 21 साल से छोटे व्यक्ति को दंड नहीं देना है? तो ये अधिकार जो है, ये राइट जो है, ये कोर्ट के पास है, कोर्ट डिसाइड करेगा इसमें। वो देखेगा कि नेचर क्या है ऑफेंस का या फिर करेक्टर क्या है ऑफेंस का। ठीक है, ये कोर्ट के पास अधिकार है। अगर ऑफेंस के लिए दंडित किया जा रहा है, उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो कोर्ट उसके रीजंस को भी रिकॉर्ड करेगा। इस तरीके के सेक्शन 6 से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग, क्लोज 2 देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इट सेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में वो ऑफेंडर जो है फॉल नहीं कर रहा है, डील नहीं हो रही है उसकी, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट को मंगाएगा। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको क्या करेगा, कोर्ट अपने पास मंगाएगा। एंड कंसीडर द रिपोर्ट, रिपोर्ट को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। इफ एनी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट रिलेटिंग टू द करेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, अगर कुछ इस तरीके की कंडीशंस हैं, चाहे वो फिजिकल कंडीशंस हो, मेंटल कंडीशंस हो, या किसी इस तरीके की करेक्टर कंडीशंस हो, तो उस पर कोर्ट जो है वो विचार करेगा। ये बात इन्होंने क्लोज 2 में कही हुई है। ठीक है, तो ये है, तो सेक्शन 6 जो है आपका यहाँ पे दी एंड हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। दूसरा ये है कि इससे और भी आप देख सकते हो कि और कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बना सकता है, वो आप
पढ़ते टाइम आप खुद इस बात को एनालिसिस करो कि और क्वेश्चंस इस सेक्शन से बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि द प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, प्रोबेशन ऑफिसर, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। जो यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है, ये रिपोर्ट दे रहा है सब क्लोज टू में, ये कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रिफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6। रिपोर्ट यहाँ भी दे रहा है प्रोबेशन ऑफिसर, और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में भी दे रहा है। शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष दे रहा है वो कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो किसी को पता नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, provided that the court may, if it so thinks fit, communicate the substance thereof to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report। मतलब समझो, जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो रिपोर्ट का सब्सटेंस है, जो रिपोर्ट का सार है, ठीक है, वो किसको मजिस्ट्रेट देगा? वो देगा ऑफेंडर को। जो रिपोर्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि द सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा ऑफेंडर को। ऑफेंडर को वो रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी और उसको एक मौका दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे, वो ये सिद्ध करे कि ऐसा मैटर उसके अगेंस्ट में नहीं है, रिपोर्ट में जैसा दिया हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये। और बाकी ये भी पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट कहाँ कहाँ दी जा सकती है। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे रहा है, ये है। ठीक है। तो ये सेक्शन आपका 7 हुआ। सेक्शन 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, नहीं पूछा गया है, मतलब सिलेबस में आपके नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है। सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। जो सेक्शन 8 की कंडीशंस हैं, जो कि इम्पोज की गई कंडीशंस, अगर सेक्शन 9 में उनको क्या कर रहा है? वो फेल कर रहा है, कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? ठीक है। तो पहला इसमें इन्होंने ये कहा है कि मान के चलो बंद पत्र की शर्तें हैं, इसमें जो दिया है, जो बंद पत्र की शर्तें हैं, इनको फेल हो जाता है, करने में फेल हो जाता है, तो जो ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट में क्या होगा? ये वारंट इशू करेंगे, ऑफेंडर के अगेंस्ट में वारंट इशू करेंगे, ऑफेंडर के अगेंस्ट में वारंट इशू करेंगे। ठीक है। और प्लस जो श्योरिटी है उसके अगेंस्ट में ये समन इशू करेंगे, और जो ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं। ये क्लोज 1 कह रहा है इसका, सेक्शन 9 का क्लोज 1 कह रहा है कि इफ द कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर under section 4 in respect of an offender or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of a probation officer। ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट पे, और अदरवाइज ये क्वेश्चन ये भी बन रहा है, वो क्या करेगा? या तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे भरोसा करेगा, या दूसरा भी उसके पास माध्यम है उसके द्वारा भी भरोसा करता है कि क्या, कि ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड की कंडीशंस को ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब पालन नहीं किया उसका। बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, इट मे इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट और मे, इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, इशू अ समन टू हिम, उसके लिए, एंड हिज श्योरिटीज इफ एनी, रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द समन्स, जो समन में दी गई हैं। ठीक है। देखो, समन से अगर कोई अक्यूज है वो समन से भाग रहा है, इट इज एन ऑफेंस, बट अगर कोई वारंट से भाग रहा है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। वारंट से अगर कोई भाग रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है, समन से भाग रहा है तो वो ऑफेंस माना जाता है एज पर सीआरपीसी। ठीक है। इसमें यही बस कहा गया है कि अगर वो अपनी कंडीशंस जो बॉन्ड में दी गई है एज पर सेक्शन 8, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो फेल हो रहा है उन कंडीशंस को ऑफेंडर फुलफिल करने में, तो उसके अगेंस्ट में वारंट इशू कर सकता है कोर्ट, या फिर समन निकाल सकता है उसके, और जो श्योरिटी जिसने गारंटी दी है उसके अगेंस्ट में, जैसा कोर्ट सही समझे। ठीक है। तो ये इसका क्लोज 1,
सेक्शन 9 का क्लोज 1 ये कह रहा है। दूसरा इसमें है कि द ऑफेंडर बिफोर विच यानी कि जो 2 है इसमें जो अपराधी है उसको उपस्थित होने या लाए जाने पर उसे अभिरक्षा में, अगर मान के चलो ऑफेंडर है उसको लाया गया है, ठीक है, या वो अपीयर होता है तो उसको या तो कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है, या फिर उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा, विद और विदाउट श्योरिटी। ये बात कह रहे हैं, ये बात चल रही है सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 में, ठीक है। इसका जो क्लोज 2 है, मैं क्लोज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें क्लोज भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका जो क्लोज 2 है वो ये कह रहा है कि अगर ऑफेंडर है उसको लाया जा रहा है कोर्ट के समक्ष, तो उसको या तो उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा या फिर उसको जो है बेल पे छोड़ दिया जाएगा। इसका क्लोज 2 कह रहा है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि यदि मामले की सुनवाई के पश्चात, मान के चलो कि अगर मामला है उसकी सुनवाई के पश्चात न्यायालय का अगर समाधान हो जाता है, न्यायालय ये मान लेता है कि अपराधी अपने द्वारा जो बंद पत्र की शर्तें थी उनका जो है अनुपालन नहीं कर सकता है, ठीक है, उनका जो अनुपालन है वो नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व जो कंडीशंस है उनके लिए वो फेल हो रहा है, जो कि हमने देखा था इसमें फेल हो रहा है क्लोज 1 में, ठीक है, वारंट। तो उसके लिए कोर्ट के पास में ये राइट है कि वो सेंटेंस हिम फॉर ओरिजिनल ऑफेंस, ओरिजिनल जो उसने ऑफेंस किया है उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसे दंडित कर सकता है, पहली बात। दूसरा ये कह रहा है कि अगर ऑफेंस मान के चलो फर्स्ट टाइम हुआ है और इस तरीके का बंद पत्र पे कोई प्रतिकूल प्रभाव, विदाउट प्रिजुडिस है ना, कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए बंद पत्र पे उसको जो है 50 रुपए की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल ऑफेंस होगा अगर वो फेल होता है, और अगर पहली बार इस तरीके की बंद पत्र की शर्तें हैं जिसमें कि वो फेल हो रहा है तो 50 रुपए का ही जुर्माना उस पर लगेगा, ठीक है। ये इसमें क्लोज 3 में ये कहा गया है। अगर इसमें जैसे क्लोज 3 में ये देख रहा है कि ये अक्यूज जो ऑफेंडर है इसका इसका जो करेक्टर है अच्छा करेक्टर है, ठीक है, तो इसे रिलीज भी किया जा सकता है, बेल पे इसे छोड़ा भी जा सकता है, यानी कि इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं लोग, डिस्चार्ज, इसे डिस्चार्ज भी किया जा सकता है सेक्शन 9 क्लोज 3 में। और ये पूछा गया है कि किस सेक्शन में जो है ऑफेंडर को डिस्चार्ज किया जाएगा, तो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 में इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। 4 क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है कि मान के चलो अगर कोई शास्ति है, कोई पेनल्टी है, उसको ऐसी कालावधि के भीतर जैसे न्यायालय नियत करे, मतलब न्यायालय क्या कर रहा है कि न्यायालय ने एक टाइम फिक्स कर दिया है, ठीक है, टाइम फिक्स कर दिया है, और उसमें जो है उसको वो क्या बोलते हैं पेनल्टी जो है वो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, और वो नहीं दे पाता है, वो विच सच पीरियड एज कोर्ट में फिक्स द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, उसको कोर्ट क्या करेगा, ओरिजिनल ऑफेंस के लिए दंडित करेगा, कोर्ट उसे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए दंडित करेगा, ठीक है। ये इसका सेक्शन जो है सेक्शन 9 है। ये यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, सेक्शन 10 ये कह रहा है कि प्रोविजन एज टू श्योरिटीज, श्योरिटी के क्या प्रोविजंस है, तो इसमें यही बात कर रहा है कि ये जो सेक्शंस हैं ये सीआरपीसी के सेक्शन है 122, 122, 126, 126 ए, 406, 514, 514 ए, 514 बी एंड 515 ऑफ द कोड शैल so far as may be apply in the court case of bonds and sureties given under this act, ठीक है। इसमें बॉन्ड और क्या है श्योरिटी पे ये सारे सेक्शंस जो हैं अप्लाई होंगे जो कि सीआरपीसी में दिए गए हैं, तो इन सेक्शंस को एक बार देख लेना। इन सेक्शंस में भी 3 ऑप्शंस यहाँ से दे देंगे या कुछ और रख देंगे और पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो ये आज की आपकी क्लासेस है, ठीक है, आज की आपकी जो है ये क्लास है, इसमें आप ये आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी की क्लास में कल मिलते हैं। ऐसे ही आपका जो है डे बाय डे मतलब हर दिन जो है एक नया एक्ट होता रहेगा। ऐसे ये केवल और केवल डेमो क्लासेस थी, इसमें कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ जो है
सेक्शन वाइज किस तरीके से आपको जो है समझने के लिए मिल जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले उसमें, अगली क्लास में। ठीक है, ओके।